गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 25 ऑटोकॉइड्स का पार्ट 2। तो इसमें हम देखते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स के टाइप। तो चार टाइप के रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। अब ये H1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ मिलता है? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। जब भी ये रिसेप्टर से हिस्टामिन बाइंड होता है तब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पेशली ब्रोंकाई का, गट्स का, लार्ज ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वाया H1 रिसेप्टर होता है। उसके बाद स्मॉल आर्टेरियल्स का रिलैक्सेशन जो है वाया H1 रिसेप्टर होता है। उसके बाद डिक्रीज इन पेरिफेरल ब्लड प्रेशर। तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ स्मॉल आर्टेरियल एंड डिक्रीज इन पेरिफेरल ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपोटेंशन जो डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ दिस H1 रिसेप्टर होता है। जब भी हिस्टामिन रिलीज होता है और H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मॉल आर्टेरियल होगा और डिक्रीज इन पेरिफेरल ब्लड प्रेशर होगा। उसके बाद H2 रिसेप्टर पे हम आते हैं। तो H2 रिसेप्टर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो ये H2 रिसेप्टर जो होते हैं ये जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो पैराइटल सेल क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाता है। उसके अलावा पेप्सिन का सिक्रीशन बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करने का काम जो है H2 रिसेप्टर करते हैं। उसके बाद आता है H3 रिसेप्टर। H3 रिसेप्टर ये लोकलाइज्ड होते हैं और नर्व टर्मिनल्स, जो नर्व टर्मिनल्स होते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं और न्यूरॉन्स होते हैं, उनके जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे ये होते हैं आपके H3 रिसेप्टर और इनका काम है टू मॉड्यूलेट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, टू मॉड्यूलेट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स में आएगा हमारा एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। तो ये इनका जो है रिलीज को मॉड्यूलेट करने का काम जो है ये H3 रिसेप्टर करते हैं जब भी हिस्टामिन H3 रिसेप्टर से बाइंड होता है। उसके बाद आते हैं H4 रिसेप्टर। H4 रिसेप्टर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मस्ट सेल में, बेसोफिल्स में, इजिनोफिल्स में और ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में काम करते हैं। मस्ट सेल और बेसोफिल्स मोस्टली जो है एलर्जिक रिएक्शंस को रिस्पॉन्स करते हैं और ये बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इन मस्ट सेल और बेसोफिल्स में। और जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन आती है और एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके रिस्पांस में ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं और उसके वजह से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। तो ये चार टाइप के रिसेप्टर है जो कि रिस्पांस करते हैं हिस्टामिन को जब भी हिस्टामिन ये चार टाइप के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। अब हम देखते हैं एंटीहिस्टामिन्स। अब ये एंटीहिस्टामिन्स क्या है? जो कि हिस्टामिन के इफेक्ट को रिवर्स करने का ताकत रखता है या फिर कम करने का ताकत रखता है, उसे हम बोलेंगे एंटीहिस्टामिनिक। मीन्स ये है हिस्टामिन का एनिमी बोल सकते हैं या फिर ऐसा ड्रग जो कि हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करने का काम करता है। इट इज पॉसिबल टू एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन सेवरल वेज। तो सेवरल वेज से आप हिस्टामिन के रिस्पॉन्स को एंटागोनाइज कर सकते हैं। उसमें से एक आता है वन कुड एक्सेलरेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टामिन बाय द यूज ऑफ द एंजाइम हिस्टामिनेज। तो हिस्टामिनेज एंजाइम है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है, वो हिस्टामिन का डिस्ट्रक्शन करता है और अल्टीमेटली हिस्टामिन अगर डिस्ट्रक्ट हो गया तो रिसेप्टर फ्री हो जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन कम हो जाएगी और उसके जो भी रिलेटेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है या फिर अदर रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट एट इन प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकली अभी तक के परफॉर्म किया गया नहीं है, बट एंजाइम हिस्टामिनेज से भी हम हिस्टामिन का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये हाइपोथेटिकली बताया गया है
बट ये एक्चुअल इन प्रैक्टिकल में और प्रैक्टिस में अभी तक के लाया गया नहीं है। उसके बाद है एड्रिनल स्टेरॉइड्स विल सप्रेस द इफेक्ट्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विथ विच हिस्टामिन इज इन्वॉल्व। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जिसमें हिस्टामिन इन्वॉल्व रहता है उसके इफेक्ट को सप्रेस करने का काम एड्रिनल स्टेरॉइड्स करते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल स्टेरॉइड से भी हम हिस्टामिन इंड्यूस्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को रिएक्शन के इफेक्ट्स को कम करने का और सप्रेस करने का काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रिनल स्टेरॉइड्स। उसके बाद आता है इट इज पॉसिबल टू गिव अ ड्रग विथ द अपोजिट एक्शन टू दोज ऑफ हिस्टामिन एक्टिंग ऑन नॉन हिस्टामिन रिसेप्टर एंड दिस मे बी कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो तीसरा वे ऐसा है कि भाई हम ऐसा ड्रग देंगे जो कि हिस्टामिन के एक्शन को हिस्टामिन का जो एक्शन है उसके अपोजिटली एक्ट होने वाला ड्रग है, बट वो हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता, तो उसे हम नॉन हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड होने वाला ड्रग बोलेंगे। उसका मेन एग्जांपल है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन कल भी हमने देखा था कि भाई उसमें इतना ताकत है कि वो लार्ज डोज ऑफ हिस्टामिन को रिवर्स करने का ताकत रखता है। ठीक है, तो एड्रेनालिन इंजेक्शन में इतना ताकत है, तो उसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता, नॉन हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, बट हिस्टामिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसका अपोजिट इफेक्ट वो ड्रग करता है, जिसका नाम है और एग्जाम्पल है एड्रेनालिन। The action of histamine may also be antagonized by the use of competitive antagonist, which because of mass action consideration occupy the receptor that histamine would normally occupy and thus prevent triggering of the usual response। तो चौथा टाइप आता है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। तो कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट अगर हम ज्यादा अमाउंट में रिसेप्टर्स की तरफ सप्लाई करें तो वो क्या करेंगे, वो ऑक्युपाई कर लेंगे रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से हिस्टामिन जो है जो नॉर्मली ऑक्युपाई करता है उनके H1, H2, H3, H4 रिसेप्टर को वो ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा, और जिसके वजह से हिस्टामिन का जो रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर नहीं हो जाएगा। वो ट्रिगर को प्रिवेंट करने का काम कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सभी को हम बोलेंगे एंटी हिस्टामिन्स। तो ये एंटी हिस्टामिन्स ऐसा 3 से 4 टाइप से एक्ट होता है और हिस्टामिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। This also includes local anesthetic, example Procaine, antiarrhythmic drug quinidine, tranquilizer, chlorpromazine, haloalkylamine, adrenergic blocking drug, example phenoxybenzamine and some ganglion blockers। तो एंटीहिस्टामिन्स में ये भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जिसमें आता है लोकल एनेस्थेटिक जो कि लोकली एनेस्थेशिया प्रोड्यूस करता है। प्रोकेन जिसका नाम सुना होगा आपने, वो भी हम एंटीहिस्टामिन करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी अरिथमिक ड्रग में क्विनिडिन करके, क्विनिडिन सल्फेट करके ड्रग आता है, उसे भी हम एज ए एंटीहिस्टामिनिक करके यूज कर सकते हैं। ट्रैंक्विलाइजर और जो कि काल्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ड्रग में क्लोरप्रोमाजिन ड्रग आता है, उसे भी हम एंटीहिस्टामिन करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हैलोअल्काइल अमीन्स, एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, एग्जाम्पल फिनॉक्सीबेंजामिन हो गया, और सम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है इसे भी हम यूज कर सकते हैं एज अ एंटीहिस्टामिन ड्रग। एंटीहिस्टामिन्स एज अ ग्रुप आर readily absorbed by all routes। तो एंटीहिस्टामिन्स ये ऐसे ड्रग्स है जो कि इजीली एब्जॉर्ब होते हैं
ऑल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो ओरली हो वाया माउथ, चाहे वो इंट्रामस्कुलरली हो और इंट्रावेनसली हो। ये हम डिपेंड पेशेंट पे डिपेंड करता है कि भाई पेशेंट को कितना जल्दी आराम हमें पहुंचाना है, आइदर एज अ प्रिवेंटिव मेजर करके हमें देना है, और एक्सिस कंडीशन में जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया ऐसे कंडीशन में हमें देना है, या फिर उसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलना चाहिए तो हम इंट्रामस्कुलरली देंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो ड्रग आपका ब्लड में जाएगा और एंटी एलर्जिक इफेक्ट और एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई पेशेंट का कंडीशंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, और उसके हिसाब से हम उसे ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे। आइदर ओरली ड्रग एडमिनिस्टर करने को बोलेंगे, या फिर उसको इंट्रामस्कुलरली देंगे, या फिर इंट्रावेनसली देंगे। जितना स्पीड में हमें एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। टॉपिकल यूज इज टू बी अवॉइडेड एज इट कैन कॉज सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टॉपिकल इफेक्ट जो है ये जनरली अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ इट सेंसिटिविटी रिएक्शन। द एंटीहिस्टामिनिक्स आर मेटाबोलाइज मेनली इन द लीवर बाय द एक्शन ऑफ हिस्टामिनेस। तो हिस्टामिनेस जो है, हिस्टामिनेस ये लीवर में प्रेजेंट होता है जैसा कि मैंने बोला है, और ये क्या करता है कि आपका हिस्टामिन को एंटीहिस्टामिन को मेटाबोलाइज करने का काम ये करता है बाय द एक्शन ऑफ हिस्टामिनेस। तो हिस्टामिनेस जो एंजाइम है ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स को मेटाबोलाइज करेगा लीवर में, और ये एक्सक्रीट हो जाएगा आपका वाया यूरिन। तो अभी हम देखते हैं एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट क्या है। They effectively antagonize the action of injected histamine on smooth muscles, but may not always prevent similar effects occurring in the body which are due to allergic causes। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट जो है और ड्रग जो है एंटीहिस्टामिन्स ये इफेक्टिवली एंटागोनाइज करते हैं एक्शन ऑफ इंजेक्टेड हिस्टामिन। मीन्स हमने अगर एक्सोजिनसली और हिस्टामिन का अगर इंजेक्शन लिया है तो उसको एंटागोनाइज करने का काम हमारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग करते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर इफेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूस करे बिकॉज ऑफ एलर्जिक कॉजेस। तो हिस्टामिन जो है ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और एक समय के बाद टॉलरेंस भी डेवलप हो जाता है। तो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स जो है हम बार बार देंगे तो एक टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा और बाद में ऐसा कंडीशन आएगा कि वो इंजेक्टेड हिस्टामिन जो है उस पर वो कुछ भी काम नहीं करेगा, स्पेशली ऑन स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स में हम इफेक्ट देखना चाहते हैं हमारे इंजेक्टेड हिस्टामिन के अगेंस्ट ऑफ दैट एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसका मेन रीजन है टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा और एलर्जिक रिएक्शन भी प्रोड्यूस हो जाएगी। अस्थमैटिक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन फॉर एग्जांपल इज मोर और लेस unaffected by antihistamine, whereas bronchoconstriction provoked by injected histamines is readily prevented। तो अस्थमैटिक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जो कि नेचुरली होता है ये लेसली अनअफेक्टेड बाय एंटीहिस्टामिन, मीन्स एंटीहिस्टामिन का इफेक्ट इन केस ऑफ
अस्थमैटिक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन में बहुत ही कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, मीन्स अनइवन होता है, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। बिकॉज एंटीहिस्टामिन ड्रग जो है ये ब्रोंकाई तक कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है, ठीक है। बट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन प्रोवोक्ड बाय इंजेक्टेड हिस्टामिन, बट एक्सोजिनसली हमने हिस्टामिन को इंजेक्ट कर दिया। अब ये इंजेक्शन हम क्यों यूज करते हैं हिस्टामिन का, ये कल के ही लेक्चर में मैंने बता दिया था, और पार्ट 1 में मैंने बताया था कि भाई टू डिटरमाइन parietal cell capacity to generate गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो अक्लोरोहाइड्रिया को डिटरमाइन करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए हम हिस्टामिन को इंजेक्ट करते हैं, एज वेल एज पर्निशियस एनीमिया जो है उसको डायग्नोस करने के लिए हम हिस्टामिन का इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन प्रोवोक्ड बाय इंजेक्टेड हिस्टामिन, अगर हमने एक्सोजिनसली कोई पेशेंट को हिस्टामिन इंजेक्ट कर दिया है और उससे अगर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन आ गया है तो वो इजीली प्रिवेंट हो जाता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से, ठीक है। बट नेचुरली ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है ड्यू टू सम एलर्जन और अस्थमैटिक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जिसे हम बोलेंगे, तो उसमें जो है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है ये मोर और लेस अनअफेक्टेड रहते हैं, मीन्स उसका इफेक्ट इतना कुछ खास नहीं रहता। इट मे बी दैट endogenous histamine is not easily reached by the competitive antagonist, or in allergic states other substances such as 5-hydroxytryptamine and slow reacting substance which are not so readily antagonized by antihistamines। तो सेम है कि भाई एंडोजिनस हिस्टामिन जो है ये इजीली रीच नहीं होता by the competitive antagonist, or in allergic state other substances such as 5-hydroxytryptamine ये रिलीज हो जाते हैं, या फिर आपका जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है ये ब्रोंकाई तक पहुंच नहीं पाता। तो ये सब रीजंस के वजह से जो है आपका एंटागोनिस्ट इफेक्ट जो है एंटीहिस्टामिनिक का ये वैरी करता है जब भी एंडोजिनसली हिस्टामिन रिलीज होता है। बट अगर हम बाहर से हिस्टामिन देते हैं तो वो इजीली प्रिवेंट करता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, और उसका इफेक्ट जो है हिस्टामिन का उसको इजीली न्यूट्रलाइज कर लेता है हमारा एंटाहिस्टामिनिक ड्रग। The stimulant action of histamine on gastric acid output is not blocked by antihistamines। जो स्टिमुलेंट एक्शन है हमारा हिस्टामिन का ऑन गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट, जो कि पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। एंड दिस इज मेड यूज ऑफ इन द हिस्टामिन टेस्ट मिल। तो ये हमने अक्लोरोहाइड्रिया के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें इसका यूज होता है कि भाई हम हिस्टामिन का इंजेक्शन देते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि पैराइटल सेल कितने स्टिमुलेट हुए हैं और पैराइटल सेल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कर रहे हैं या गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो टू डायग्नोस अक्लोरोहाइड्रिया हम हिस्टामिन इंजेक्शन देते हैं, बट वो हिस्टामिन से अगर गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो उसको रिवर्स करने का काम और ब्लॉक करने का काम एंटीहिस्टामिन्स जो है ये नहीं कर पाते, ठीक है। The failure of histamine to provoke the output of acid from the stomach is
हिस्टामिन फास्ट अक्लोरोहाइड्रिया। तो अक्लोरोहाइड्रिया को डायग्नोस करने के लिए हम हिस्टामिन का इंजेक्शन देते हैं, और हिस्टामिन क्या करता है कि पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट बढ़ता है। अगर गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट नहीं बढ़ता है तो इसका मीनिंग ये है कि वहाँ के जो पैराइटल सेल है जो कि गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करने का काम करते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन पर्निशियस एनीमिया। तो हिस्टामिन का इंजेक्शन ऑल्सो यूजफुल है टू डायग्नोस पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया को हम बोलेंगे एंडरसन एनीमिया। तो एंडरसन्स एनीमिया भी इसे बोलते हैं, जिसमें कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और जिसके वजह से RBC धीरे धीरे कम होने लगते हैं बॉडी में, और उसके वजह से हमारा एनीमिया प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारा है वो कम होने लगता है। तो टू डायग्नोस पर्निशियस एनीमिया हम हिस्टामिन का इंजेक्शन देते हैं, बट अगर ये हिस्टामिन का इंजेक्शन हम देते हैं तो कुछ इफेक्ट, जैसा कि गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट अगर बढ़ गया है तो उसको ब्लॉक करने का काम जो है एंटीहिस्टामिनिक नहीं कर पाते। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिनिक ऐसे कंडीशन में काम नहीं कर पाते। एंटीहिस्टामिनिक डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन ऑन अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड सच एज सलाइवरी एंड नासोलैक्रिमल ग्लैंड्स। तो एंटीहिस्टामिन पैराइटल सेल पे तो कोई काम नहीं कर पाते हैं, बट ये डिमिनिश करते हैं इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन ऑन अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड पे हिस्टामिन का इफेक्ट है उसको कम करने का काम एंटीहिस्टामिनिक करते हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड एंड नासोलैक्रिमल ग्लैंड जो है इस पे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग अच्छे से काम करते हैं। अदर इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिनिक, तो फर्स्ट आएगा उसमें द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है और एंटीहिस्टामिन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। एंटीहिस्टामिन्स आर नॉर्मली सीडेटिव बट कैन कॉज एक्साइटमेंट स्पेशली इन ओवरडोज। तो एक मॉडरेट डोज और नॉर्मल डोज में एंटीहिस्टामिनिक सीडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट वही ड्रग अगर हम ओवर कंज्यूम करते हैं और ओवरडोज हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। दे आर ऑफ यूज इन द रिलीफ ऑफ मोशन सिकनेस। जो मोशन सिकनेस है ऐसे कंडीशन में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग प्रेफर करते हैं। इन वोमिटिंग ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी यहाँ पे भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को प्रेफर करते हैं, एंड टू लेसन द रिजिडिटी एंड ट्रिमर ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म में भी जो रिजिडिटी और ट्रिमर आते हैं उसे भी कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का यूज करते हैं। द सीडेशन कैन बी ट्रबलसम, फॉर एग्जाम्पल कार ड्राइविंग। अगर सीडेशन होता है ड्यू टू एंटीहिस्टामिनिक तो वो ट्रबलसम हो सकता है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको अचानक से झपकी आ गई तो कार ड्राइविंग से एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। एंड ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली विथ सम टाइम सच एज डायफिनाइल हाइड्रामिन। तो डायफिनाइल हाइड्रामिन से मोस्टली सीडेशन जो है और सीडेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो भी लोग फ्रीक्वेंटली कार ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव करने से पहले डायफिनाइल हाइड्रामिन उन्होंने नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सीडेशन प्रोड्यूस करता है, मींस स्लीप इंड्यूस करने का काम करता है, जो कि ड्राइविंग के वक्त खतरनाक हो सकता है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है लोकल एनेस्थेटिक एंड कार्डियो डिप्रेशन एक्शन। मेनी एंटीहिस्टामिन्स आर क्वाइट पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक। तो बहुत सारे एंटीहिस्टामिन्स है जो कि
पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक है, मीन्स लोकली अगर उसे अप्लाई करेंगे, वो एंटीहिस्टामिन्स को हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो वहाँ के जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है वो उन्हें ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से हमें कोई सेंसेशन महसूस नहीं होगा और जिसके वजह से ब्रेन उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। एंड दिस टुगेदर विथ क्विनिडिन लाइक एंड कार्डियोसप्रेसेंट एक्शन मेक्स देम ऑफ सम यूज इन अरेथमिया। तो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट एंटीहिस्टामिनिक का होता है टुगेदर विथ क्विनिडिन लाइक ड्रग एंड कार्डियोसप्रेसेंट एक्शन मेक्स दिस ऑफ सम यूज इन अरेथमिया। तो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के साथ कार्डियो डिप्रेसेंट एक्शन भी होता है, जैसा कि क्विनिडिन के साथ अगर हम एंटीहिस्टामिनिक देते हैं तो हम इसे अरेथमिया में यूज कर सकते हैं। तो क्विनिडिन के साथ अगर एंटीहिस्टामिन्स को देंगे तो ये हमें हेल्पफुल करेगा टू कंट्रोल कार्डियक अरेथमिया। दे ऑल्सो रिलीव ईच बट दिस इज प्रोबेबली एन एंटीहिस्टामिन एक्शन। तो ये जो ड्रग है ये ईचिंग को भी रिलीफ पहुंचाते हैं ड्यू टू इट्स एंटीहिस्टामिनिक एक्शन, ना कि लोकल एनेस्थेटिक और कार्डियोसप्रेसेंट एक्शन से। बट लोकली अगर ईचिंग होता है और हम एंटीहिस्टामिन ड्रग वहाँ लगाते हैं तो एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट वहाँ होता है। एलर्जिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीहिस्टामिन करता है, बट लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, एज वेल एज कार्डियो डिप्रेसेंट इफेक्ट भी नहीं प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आते हैं ऑटोनॉमिक इफेक्ट। ऑटोनॉमिक इफेक्ट में एंटीहिस्टामिन्स आर नॉट एंटायरली स्पेसिफिक इन देयर एंटागोनिज्म टू हिस्टामिन। तो एंटीहिस्टामिन्स जो है ये पूरे के पूरे स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, स्पेशली टू एंटागोनाइज हिस्टामिन, मीन्स हिस्टामिन के जो भी रिसेप्टर है और हिस्टामिन रिसेप्टर पे ही ये स्पेसिफिकली एक्ट नहीं होते। कुछ अदर रिसेप्टर है, कुछ अदर न्यूरॉन्स है, नर्व एंडिंग है, वहाँ पे भी ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो इन हायर कॉन्सेंट्रेशन में एंटागोनाइज एसिटाइलकोलिन। तो एंटीहिस्टामिन्स को अगर हम हायर कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं तो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर है वहाँ पे वो रिसेप्टर पे ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जाके बैठ जाते हैं और एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज करने का काम करते हैं अगर हम ये एंटीहिस्टामिनिक को हायर कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं। द एट्रोपिन लाइक एक्शन कैन कॉज ड्राई माउथ एंड सप्रेस नासोफेरेंजियल सिक्रीशन। तो एट्रोपिन लाइक एक्शन अगर हमारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का प्रोड्यूस हुआ तो ड्राई माउथ ये हमें एक सिम्टम दिखेगा। उसके अलावा सप्रेस नासोफेरेंजियल सिक्रीशन, जो नासोफेरेंजियल सिक्रीशन हिस्टामिन के वजह से हो रहा है उसमें भी सप्रेशन हमें दिखेगा। उसके अलावा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस ऑन द गट में अकाउंट फॉर द ओकेजनल डायरिया। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस भी हमारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दिखाते हैं जिसके वजह से हमारा जीआई ट्रैक्ट का मोटेलिटी बढ़ जाता है और डायरिया होने का चांसेस होता है। ओकेजनल डायरिया हमें एंटीहिस्टामिन शो कर सकता है बाय द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन। देयर में ऑल्सो बी सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन तो दिखाता ही है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, बट सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट भी कुछ ड्रग दिखाते हैं। तो ये ऑटोनॉमिक इफेक्ट है आपके एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के। इसके अलावा मिसेलिनियस एक्शन में क्या है, सम एंटीहिस्टामिन्स में एक्चुअली कॉज हिस्टामिन रिलीज एंड सम में हैव एन एंटी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन एक्शन। तो
तो सम एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं, हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करने के अलावा हिस्टामिन रिलीज करने का भी काम करते हैं। मीन्स दे आर स्टिमुलेटर फॉर द हिस्टामिन रिलीज, तो हिस्टामिन रिलीज करने का काम करते हैं। उसके अलावा जो सीरोटोनिन होता है जिसे हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बोलते हैं, तो ये सीरोटोनिन के एक्शन को भी सप्रेस करने का काम करते हैं सम एंटीहिस्टामिन्स। तो इसमें एग्जांपल है सिप्रोहेप्टेडिन। तो सिप्रोहेप्टेडिन अगर कंज्यूम किया है पेशेंट ने तो उसमें हिस्टामिन का सिक्रीशन और रिलीज बढ़ जाएगा, जिसके वजह से एलर्जिक कंडीशन भी दिखेगा, रैशेस दिखने के चांसेस है। इसके अलावा सीरोटोनिन अगर रिलीज हुआ है तो सीरोटोनिन के जो इफेक्ट है वो साइप्रोहेप्टेडिन क्या कर लेगा, एंटागोनाइज कर लेगा। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी एंड अदर एलर्जिक रिएक्शन कैन ऑकर स्पेशली विथ टॉपिकल यूज। तो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन ये हमें दिख सकता है जब हम टॉपिकली यूज करेंगे हमारा एंटीहिस्टामिन ड्रग को। एंड दिस सेंसिटिविटी कैन बी स्प्रेड टू ऑल टाइप्स ऑफ एंटीहिस्टामिन एंड इवन टू अदर क्लास ऑफ ड्रग सच एज एनाल्जेसिक एंड एंटीमाइक्रोबियल। तो टॉपिकल यूज अगर हम करते हैं एंटीहिस्टामिन्स का तो इसके वजह से हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा और एलर्जिक रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। बट ये यहीं पे नहीं रुकेगा, दूसरे जो ड्रग है जो हम टॉपिकली यूज कर रहे हैं वो भी एलर्जिक रिएक्शन दिखाना चालू कर देंगे, क्योंकि एंटीहिस्टामिन की वजह से स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, हाइपर सेंसिटिव हो गई है स्किन। तो एंटीहिस्टामिन के अलावा अगर दूसरे क्लास के ड्रग जैसे कि एनाल्जेसिक, एंटीमाइक्रोबियल भी हम वो जगह पे यूज करते हैं तो हमें उसके एडवर्स इफेक्ट लाइक रैशेस हो गया, एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, ये दिखने के चांसेस हो सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इट इज डिफिकल्ट टू जस्टिफाई इट्स टॉपिकल यूज। तो इसी वजह से जो है एंटीहिस्टामिन्स को टॉपिकली यूज नहीं करते हैं। इन एक्यूट पॉइजनिंग विथ एंटीहिस्टामिन द साइंस आर स्पेशली दोज ऑफ सेंट्रल नर्वस इन्वॉल्वमेंट and resemble atropine poisoning. The treatment is symptomatic. अगर एंटीहिस्टामिन्स का एक्यूट पॉइजनिंग होता है तो इसमें जो है सेंट्रल नर्वस का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये रिजेंबल होता है एट्रोपिन पॉइजनिंग जैसा। एट्रोपिन पॉइजनिंग जैसा रिजेंबल्स होता है और ये ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक होता है। मीन्स एक्चुअल कॉज हमें पता नहीं होता बट इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। Antihistamines are synergistic with some central nervous depressant such as ethyl alcohol, tranquilizer and monoamine oxidase inhibitor, and there may be serious effect if combined therapy is used. तो एंटीहिस्टामिन्स को अगर हम कुछ सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन ड्रग के साथ देते हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखता है। स्पेशली कौन से ड्रग है? इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल जिसे हम बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर हो गया, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हो गया। तो इसका ये जो सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन इफेक्ट जो है ये इसमें सिनर्जिज्म आता है, मीन्स ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यू टू कॉम्बिनेशन विथ एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन के साथ अगर हमने सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन को दिया तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर डिप्रेस हो गई तो अल्टीमेटली कोमा या डेथ होने का चांसेस हो सकता है। तो कंबाइन थेरेपी थोड़ा सोच समझ के देना है जब भी हम एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं।
in combination with ethyl alcohol, tranquilizer और monoamine oxidase और inhibitor और MAO inhibitors के साथ. Antihistamines occasionally cause other reactions such as dizziness, tinnitus means ringing जैसा आवाज आएगा आपके ईयर्स में, dizziness, then tremor, डिप्लोपिया, इनकोऑर्डिनेशन एंड इंसोम्निया. तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है और एडवर्स रिएक्शन है जो कि एंटीहिस्टामिनिक की ट्रीटमेंट अगर पेशेंट लेता है उसमें दिख सकते हैं. टेरेटोजेनिसिटी इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इन अर्ली प्रेगनेंसी. तो अर्ली प्रेगनेंसी में टू ट्रीट वोमिटिंग हमने अगर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दिया तो उसमें चांसेस होता है टेरेटोजेनिसिटी का. टेरेटोजेनिसिटी मीन्स इट्स अ डिफेक्ट इन फोएटस, मीन्स जो बच्चा का ग्रोथ हो रहा है उसमें प्रॉब्लम आने का और डिफेक्ट आने का चांसेस बढ़ जाता है इन अर्ली प्रेगनेंसी में जब हम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग वो प्रेग्नेंट वुमन को देते हैं. तो ये इसके कुछ डेंजरस इफेक्ट है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के. अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन्स में. उसमें आएगा इथेनॉल अमीन, तो उसका एग्जाम्पल है डायफेनहाइड्रामीन. दिस हैव अ मार्क एट्रोपिन एंड सिडेटिव इफेक्ट, मीन्स एट्रोपिन जैसा इफेक्ट है, इसके अलावा सिडेटिव इफेक्ट है, बट अ लो इंसिडेंस ऑफ एलिमेंटरी इफेक्ट. तो एलिमेंटरी इफेक्ट इसमें दिखता नहीं है और 4 से 6 आवर तक के इसका एक्शन रहता है. उसके बाद आते हैं इथिलीन डायमीन्स. इसमें आएगा मीपायरामीन एग्जाम्पल. दिस हैव नो मार्क सेंट्रल नर्वस इफेक्ट, मीन्स सेंट्रली इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट कैन कॉज नौशिया एंड वोमिटिंग. तो ये नौशिया एंड वोमिटिंग प्रोड्यूस कर सकता है और इसका भी जो एक्शन है 4 से 6 आवर्स तक रहता है. उसके बाद आएगा प्रोपाइल अमीन्स जिसमें क्लोरफेनिरामीन आता है. दे आर वेरी एक्टिव एंटीहिस्टामिन्स एंड नॉट प्रोन टू कॉज अदर इफेक्ट. देयर एक्शन लास्ट फॉर 4 to 6 आवर. तो ऑलमोस्ट ये तीनों कैटेगरी के जो इफेक्ट है 4 to 6 आवर्स तक रहते हैं. बट प्रोपाइल अमीन्स में क्लोरफेनिरामीन जो है इसका इफेक्ट जो है एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है और ये बाकी के जो अदर साइड इफेक्ट्स है वो कम प्रोड्यूस करता है. उसके बाद पिपराजिन में क्लोरसाइक्लाजिन आता है. दे आर स्पेशली यूजफुल इन मोशन सिकनेस एंड हैज एक्शन लास्ट फॉर 8 to 12 आवर्स. तो पिपराजिन में क्लोरसाइक्लाजिन ये स्पेशली मोशन सिकनेस के लिए यूज होता है और इसका इफेक्ट 8 से 12 आवर्स तक के होता है. उसके बाद आता है फिनोथायाजिन्स. फिनोथायाजिन में प्रोमिथाजिन एग्जाम्पल है. दे आर वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर द structure of tranquilizer like chlorpromazine. They are very sedative and long acting with a duration of action of 12 to 24 hours. तो ये फिनोथायाजिन्स में प्रोमिथाजिन जो होता है इसका स्ट्रक्चर ट्रैंक्विलाइजर लाइक क्लोरप्रोमाजिन से बहुत मिलता जुलता है और ये वेरी सीडेटिव इन एक्शन होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं. इसका सीडेशन जो है बहुत ज़्यादा समय के लिए रहता है और इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा समय के लिए रहता है, स्पेशली 12 to 24 आवर, मीन्स आधा दिन से लेके पूरा दिन तक ये आपको सीडेटिव इफेक्ट एज वेल एज एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट दिखाएगा. इसके बाद मिसेलिनियस कैटेगरी में दिस ग्रुप इंक्लूड्स एंटीहिस्टामिनिक सच एज साइप्रोहेप्टेडिन which has an anti-5-hydroxytryptamine और सेरोटोनिन एक्शन, मीन्स ये सेरोटोनिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज करने का काम करेगा. और उसके अलावा आएगा फेनिडायामिन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का एक्शन दिखाएगा.
एंटीहिस्टामिनिक के अलावा ये इनके अदर एक्शंस है। तो यहाँ पे हमारा हिस्टामिन पार्ट जो है ऑटोकॉइड्स का खत्म होता है। If you like the video, then share and subscribe my channel. Thanks for watching. God bless you.